नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये नेट दिसंबर 2019 का पेपर है हिंदी का, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। 45 क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 से हम आपको कराएंगे और व्याख्या सहित हम इसको सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार से है कि शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वह कौन सी सब शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए अभिधा, 2 लक्षणा, 3 व्यंजना, 4 शुद्धा लक्षणा। ठीक है, तो सही आंसर आपको दोस्तों खुद भी अपने आप को देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना ठीक कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका दोस्तों आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर इसका 46 का सही आंसर ऑप्शन 1 है। और इसकी व्याख्या दोस्तों इस प्रकार है। शब्द शक्ति मूलतः 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा जो होती है वो शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा सब शक्ति कहलाती है। और लक्षणा मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को लेकर जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित करे वहाँ लक्षणा सब शक्ति होती है। लक्षणा के मुख्य 6 भेद होते हैं दोस्तों: गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा और सरोप्य लक्षणा और साध्य वासना लक्षणा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक और बात याद रखनी है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है लक्षणा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा 6, या इनके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से उसके भेद हो सकते हैं, या प्रश्न भी आगे आ सकता है आगामी एग्जाम में, आप ध्यान रखें। और तीसरी होती है दोस्तों व्यंजना। व्यंजना जो होती है सब शक्ति वो होती है मुख्यार्थ और लक्षार्थ के भिन्न अर्थ को प्रीतिथि होने पर व्यंजना शक्ति होती है, उसको कहते हैं व्यंजना दोस्तों। और इसके 2 भेद होते हैं, एक होती है शाब्दिक व्यंजना और होती है आर्थिक व्यंजना। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप और डिटेल से जानना चाहें तो दोस्तों मेरी वीडियो नेट की लाइव क्लासेस के नाम से पड़ी हुई है भारतीय काव्य शास्त्र, वहाँ पर आपको ये इसके बारे में डिटेल आपको और मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, जो कि इस प्रकार है: निम्नलिखित उपन्यासकों से उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। और सारे के सारे जो उपन्यास है दोस्तों वो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं: तमस, राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच। और इनके ऑप्शन है शुक्ल बाबू, शेखर, रिचर्ड्स, रंगनाथ और तारा। तो सही आपको ऑप्शन चुनना है। और कूट दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आप खुद कहाँ सा देखें, मैं आपको थोड़ा जूम अप कर देता हूँ, यहाँ आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर ऑप्शन 3 सही इसका आंसर है। ऑप्शन 3 का मैं आपको व्याख्या इसमें दिखा देता हूँ। व्याख्या दोस्तों इस प्रकार से: तमस जो नाटक है उसका प्रकाशन हुआ है 1973 ईस्वी में, 20वीं सदी का उपन्यास है। और जो मुख्य पात्र हैं वो है रिचर्ड्स, मुराद अली और वानप्रस्थ जी और आदि सब हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये तमस के मुख्य पात्र हुए। और दोस्तों ये जो पुस्तक है जिससे मैं आपको ये 2019 के पेपर को करा रहा हूँ, वो एजीपी प्रकाशन की बुक है। बहुत ही सुंदर अच्छी पुस्तक है। अगर आप ये लेना चाहें तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपके घर पर ही डिलीवर कर हो जाएगी। ठीक है, अगला है उपन्यास राग दरबारी, जो कि इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। और उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल और पात्र हैं रंगनाथ बैद जी, प्रिंसिपल साहब आदि। महाभोज नाटक 1979 में प्रकाशित हुआ था मन्नू भंडारी का। और इसके जो पात्र हैं वो शुक्ल बाबू, दास साहब, विशेषर इत्यादि। और अगला उपन्यास है दोस्तों झूठा सच, भाग 1 1958 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था यशपाल जी का, जिसके मुख्य पात्र हैं तारा, कनक, उर्मिला, जयदेवपुरी, प्राणनाथ इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों इस प्रकार से, थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा इस पर। तो क्वेश्चन नंबर 48 है: पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिहा दीपक दिया हाथी। उस पंक्ति में कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? तो ऑप्शन 1 है दोस्तों, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। दूसरा, लोक और वेद की रूढ़िवादिता से परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। और तीसरा है दोस्तों, सतगुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे परम तत्व का साक्षात्कार किया। चौथा है, सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो सही आपको ऑप्शन चुनना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहाँ आगे। ऑप्शन इस प्रकार से हैं इसके, ये हैं ये।
तो निम्नलिखित के सही हो तो ए और बी सही है, या ए और सी सही है, और बी सी या बी डी। तो दोस्तों डी वाला ऑप्शन तो सही था ही नहीं है, तो आपको कंफर्म हो गया था। ठीक है, तो सही आंसर था दूसरा, यानी कि दूसरे का मतलब ए और सी। मैं आपको इसकी व्याख्या दिखाया तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि सही क्या था। इस पद में कबीर जी कहते हैं कि मैं लोक परंपरा का अनुसरण करते हुए लोक और वेद का अंधानुकरण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उचित अनुचित का कोई विवेक न था। किंतु आगे मुझे सदगुरु मिल गए, उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया, जिसके प्रकाश से मैं अपने मार्ग का संधान कर अपने लक्ष्य पर पहुंच सका। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही व्यक्ति अपने लिए उचित मार्ग की खोज कर पाता है। तो इसलिए विकल्प ए और सी सही थे। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन अगली बार फिर रिपीट किया जा सकता है, बट फ़र्क होगा कि गीत फरोश के बजाय कोई और इसके समवर्ती जो लेखक है दोस्तों, उनकी कविता के आप पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना दोस्तों है 80%। 80% क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा, 90% मैं कह सकता हूँ रिपीट होगा। बट रिपीट होने पर क्या फ़र्क आएगा कि जो कवि है वो गीत फरोश, उसके बदले में कोई किसी और मतलब कविता, धूमिल जी की कविता या किसी और की कविता के बारे में पूछा जा सकता है। और दोस्तों क्या बेस्ट पॉसिबल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर, दोस्तों उस सबको जानने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप सभी चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम आपको बताएंगे कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं। ये कहना चाहते हैं दूसरों के मनवाफिक कठिन कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, ये कहना चाहते हैं। कवि पैसे के लिए कविता लिखता है, ये कहना चाहते हैं। कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ऑप्शन दिखा ही चुका हूँ, ऑप्शन 2 इसका सही है। तो बाकी के क्यों गलत है मैं आपको बता दूं। ये बात सही है कि दूसरों की मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कभी बेबस है, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। वो अपना भरण पोषण कैसे करे, उसके लिए उसे कविता बेचनी पड़ रही है। लेकिन कभी पैसे के लिए गीत लिखता है, ये नहीं है कि सिर्फ वो पैसे के लिए लिखता, नहीं, वो पैसे के लिए नहीं लिखता। पैसा लेना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपना भरण पोषण कैसे करे। तो इसलिए ऑप्शन जो 3 है वो गलत है। कि देखिए, हालांकि मिलता जुलता ऑप्शन है वो यहाँ हो सकता है कि ऑप्शन 3 को भी सही करना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो उसकी मजबूरी है, और उसकी मजबूरी है भरण पोषण। ठीक है, तो यह है भवानी प्रसाद मिश्र का दोस्तों काव्य संकलन है, और इस कविता में कवि की व्यवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तो ऐसे गीत बेचता हूँ, अच्छे गीत बेचता हूँ, ऐसे मतलब बहुत अच्छी दोस्तों कविता है। आप इसे पढ़ेंगे तो आप मग्न हो जाएंगे, बहुत सुंदर कविता है। और इस कविता के बारे में जानने के लिए आप दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र यूनिट 5 की मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा उसे सुनकर, देख करके। वहाँ पर आप उसके बारे में और बहुत सारी डिटेल देख सकते हैं। अर्थात गीत बेचना है, अपनी कला को बेचना तो पाप है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपनी जीविका चलाने के लिए कभी दूसरों की कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है। इसलिए ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 50। क्वेश्चन नंबर 50 इस प्रकार से है दोस्तों। इस प्रश्न में स्थापना है काव्य का सर्वस्व अलंकार है, और तर्क है क्योंकि केवल अलंकार से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो क्या सही है और क्या गलत है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, सर्वस्व शब्द जो आ जाता है, सर्वस्व या विशेष, ऐसे शब्द में दोस्तों मैं स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो इस प्रकार का अगर शब्द आ जाता है सर्वस्व या केवल या ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं दोस्तों नेगेटिव शब्द, तो वो वहाँ पर गलत होता ही होता है। तो इसलिए स्थापना तो गलत होगी कि अलंकार सर्वस्व नहीं हो सकता, एक तो वजह भी है, और क्योंकि केवल अलंकार, और यहाँ पर फिर केवल आ गया। केवल दोस्तों नेगेटिविटी होती है, और ये हमेशा क्वेश्चन को गलत कराने के लिए संदर्भ में अक्सर लिखा जाता है। हाँ, अगर केवल के साथ नहीं आ जाता दोस्तों, तो इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, और तब ये ऑप्शन सही हो जाता। तो स्थापना और तर्क वाली वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा दोस्तों, आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। और मुझे समय मिलेगा तो उस पर और बहुत एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रस्तुत करूँगा इन वीडियोस को। तो सही ऑप्शन आपको पता है दोस्तों 3 है। काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं, न कि बल्कि उसके आत्मा होती है, उसके चमत्कार नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ में एक्सप्लेन की गई है, आपको खुद अब बाद में पढ़ लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 इस प्रकार से दोस्तों, उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। तो ऑप्शन दोस्तों इसका सही था भारत भागवत शरण उपाध्याय। उन्होंने इस पर ये क्या नाम है, आरोप लगाए थे कि ये जो उनकी कथा सूत्र पर चोरी का आरोप लगाया था,
और भाषा संबंधी ज्ञानता का लगाया था, असंगत व्यवहार इन्होंने भगवत शरण ने बनाया था। दोस्तों ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित कुछ और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूनिट टेस्ट जो दोस्तों मैंने दूसरा लिया है दोस्तों, उस पर भी मैंने प्रश्न बनाया है इसी पर, और महत्वपूर्ण है। तो टेस्ट ज्वाइन, टेस्ट सीरीज में हमारे में बहुत सारी बातें मिलती हैं ऐसी देखने को सर। तो मित्रों आप कर सकते हैं, आपको लगता है तो, कि इस वाले क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण है, क्या बन सकते हैं। इस एग्जाम में सही, कभी और सही, कहीं ना कहीं किसी नए एग्जाम में अवश्य आएंगे, ये मेरा बात है। क्वेश्चन नंबर 52, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय है और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। तो ये कहने वाले कौन थे? राजशेखर, भामह, दंडी, आनंदवर्धन। तो दोस्तों व्याख्या में साथ ही साथ आपको दिखाई रहा हूँ यहाँ पर। तो सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि भामह ने ऐसा कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें लगेगा कि ऐसा राजशेखर ने कहा होगा, क्योंकि कवि कर्म को किसने दिखाया था? कवि कर्म को सबसे ज़्यादा बताया था, कवि विशेष को राजशेखर ने बताया दोस्तों। तो इसलिए हमें यहाँ पर राजशेखर लग सकता है सही आंसर, लेकिन सही आंसर है भामह। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। यही वजह है, यही स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई खास बात तो थी नहीं। तो इसे बनाने की वजह थी कि आदमी राजशेखर की से कहीं कंफ्यूज ना हो जाए और उसको सही ना कर दे, इसलिए ये भामह का कथन है। मैं आपको बताता हूँ, कवि कर्म को एक बहुत बड़ा दायित्व मानते हुए भामह ने काव्य अलंकार में लिखते हैं कि न से शब्दों न तद्वाक्यम न न्यासो न सकला जायते यत्र काव्यांग में हो मागे महान काव्य। अर्थात वह शब्द नहीं, वह अर्थ नहीं, वह न्याय नहीं, वह कला नहीं जो काव्य का अंग न बन सके। तो दोस्तों अगली बार क्या हो सकता है? अगली बार क्या आ सकता है दोस्तों? अगली बार यह पंक्ति पूछी जा सकती है कि यह पंक्ति किस आचार्य की है, आप याद कर लें। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आगामी परीक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, आत्मकथा और उससे संबंधित लेखकों से दोस्तों सुमेलित करना है। और इसमें से कई सारी आत्मकथा है दोस्तों, दलित वाली है, ठीक है, दलित रचनाकार की है। तो आपको चुनना है कौन सी दलित है और क्या सही है। सही आंसर दोस्तों ये है, हाथ से मुड़ मुड़ कर देखता हूँ शिकंजे का दर्द झूठन। आप सबको पता है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ वो है राजेंद्र यादव की आत्मकथा, आप सबको पता होगा, और वो दलित कथा नहीं है। सही ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ चुनना है, आप चूज़ कर लें सही आंसर क्या है, ठीक है। तो सही आंसर आपको ढूंढना है, मैंने आपको बता दिया, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ है राजेंद्र यादव की। तो आप इससे मैच करेंगे तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 3 अर्थात सही है। और मैं आपको सीधा व्याख्या दिखा दूँ। व्याख्या है, आत्मकथा हाथ से 2005 रमणिका गुप्ता जी की है, और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव की है, शिकंजे का दर्द 2012 सुशीला टाकवरे की है, झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो दोस्तों इनमें से 3 जो रचना है वो 3 जो आत्मकथा है दोस्तों वो कौन सी है? दलित आत्मकथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए दोस्तों, थोड़ा फास्ट आप कराएंगे। मैंने जैसे आपको बोला, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषण, उत्तराधुनिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद। ये क्वेश्चन समीक्षा वाले चैप्टर यूनिट 4 से दोस्तों लिया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसकी व्याख्या बहुत सुंदर दी है, आप देख सकते हैं। विचारधारा जो है वो अस्तित्ववाद, नीत्शे, कीरकेगार्ड और दास्तावस्की, ये इसके विचारक हैं। मनोविश्लेषणवाद के फ्रायड, जॉक लका और युंग। उत्तराधुनिकवाद फ्रांसुआ लियोतोर, जॉक देरिदा और रोला बार्थ। और मार्क्सवाद के हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलिस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, आप सबको पता है इसका आंसर, सबको पता है, तो माफ़ करना मैं आपको सीधा दिखाई दूंगा, है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर आपको पता है कि ये विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीह है, बांग्ला साहित्यकार सचिंद्र की जीवन पर लिखी गई भी है दोस्तों, और इसका प्रकाशन 1974 में हुआ था। तो दोस्तों इस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगली बार सेम क्वेश्चन आए, 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको मेरा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें बता चुका हूँ कि वो कौन से हैं, और दोस्तों आपको उसका सैंपल भी आपको भेज चुका हूँ। अब मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं कौन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे भी चुका हूँ ऑलरेडी, आप वहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं क्या फ़ायदा है कि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, अगर पेपर जल्दी होता है तो। कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, कल्पना गायत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, और कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती। तो सही ऑप्शन दोस्तों से चुनना है आपको, 2 ऑप्शन सही हैं और 2 गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन 2 जो है सही है, अर्थात
बी और डी यानी कि कल्पना जो होती है कार्य की प्रतिभा होती है और यही कवि की सृजनात्मकता होती है, यह कथन सही है और कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती। ठीक है, तो ये व्याख्या है, आपको सेम बात उसमें दोबारा दी गई है, तो उसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलेंगे बिना देरी किए। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम आपको बताना है दोस्तों, और ग्रंथ इस प्रकार से हैं। ठीक है, ग्रंथ हैं एथेटिक्स, लिटरेलिया, बायोग्राफिया, द सीक्रेट कोड और पोएटिक्स। सही क्रम आपको दोस्तों लगाना है, तो इसमें से सबसे पहले तो आप अलग से लगाए देंगे जो सोक्रात की है उसको पोएटिक्स को। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सीधा एग्जाम उसको दिखाई देता हूँ। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कालक्रम का क्वेश्चन एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर अक्सर आता है, ये आप ध्यान कर लें, नोट कर लें। और पोएटिक्स जो है दोस्तों वो अरस्तू की है, समय 384 से 322 ईसा पूर्व है दोस्तों, याद रखना। लिटरेलिया बायोग्राफिया कॉलरिज की है 1772 और 1877 34 ईस्वी, और एथेटिक्स है क्रोचे की 1866 से 1952 ईस्वी की। द सीक्रेट बुड द सीक्रेट बुड है इलियट की 1888 से 1956 तक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, तो सॉरी 58 पर। 58 क्वेश्चन है दोस्तों, बिंब के अनिवार्य तत्व क्या हैं? विवरणात्मक, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। सही ऑप्शन आपको चुनना है दोस्तों, और मैं हालांकि ऑप्शन दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी कोशिश खुद करें। तो ऑप्शन एक जो है यानी कि बी और डी यानी कि कल्पना और इंद्रियता जो है वो बिंब के अनिवार्य तथ्य हैं। आप समझ जाइए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगली बार कुछ और पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक्सप्रेशन दिखाता हूँ। काव्य में बिंब जो को वह सब चीज माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। और बिंब के 3 अनिवार्य तत्व हैं दोस्तों, कौन है? कल्पना, इंद्रियता और भाव। आता है विकल्प बी और डी सही है दोस्तों। अगली बार इनका क्रम या कुछ और दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 होते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि कितने अनिवार्य तत्व होते हैं बिंब के, तो 3 होते हैं, कल्पना, इंद्रियता और भाव, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 59, और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार एग्जाम आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? यह क्वेश्चन दोस्तों विभिन्न एग्जामों में मैं कम से कम 15 बार पढ़ चुका हूँ, 10 से 15 बार, और इस बार नेट में भी आ चुका है, और रिपीट होने की भी चांसेस हो सकता है। अगली बार पुनः रिपीट कर दिया जाए। तो सही आंसर आपको पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जॉर्ज कियर्सन। और मैं आपको यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण व्याख्या दिखा देता हूँ दोस्तों उसकी। तुलसीदास के संबंध में कथन तो जॉर्ज कियर्सन का मैंने आपको बता दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? तुलसी जी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये हजारी प्रसाद जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं हुई, यह कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन से हिंदी की यात्रा वृत्तांत है? बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत सिंपल था, आप सबको पता होगा। याद होना हो याद हो, अरे यार रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, और जिसकी याद हमेशा रहेगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको पता होगा, गलत होना नहीं चाहिए। ऑप्शन चलेंगे बी और सी, अर्थात अरे यार रहेगा याद तो हमारे सिलेबस में लगा ही हुआ है, और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी का और वो अज्ञे जी का, तो आप सबको पता है। तो सिलेबस में एक तो लगा ही हुआ है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, दोनों ही 1953 में दोस्तों प्रकाशित हुए थे, यात्रा वृत्तांत, अरे या बार रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। ठीक है, और दोनों के नाम मैं बता ही चुका हूँ। याद हो या ना हो वो संस्मरण है 1992 में काशीनाथ जी का है, और जानकी याद हमेशा रहेगी, जिसकी याद हमेशा रहेगी, जिनकी याद 1992 में है, ये भी सेम वो अमृत राय का है। तो दोस्तों अगली बार क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं, अगली बार संस्मरण के बारे में पूछा सकता है, और वो संस्मरण काशीनाथ सिंह या अमृत राय या किसी और के हो सकते हैं, ये आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 60 तक हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगली वीडियो में आपको कल प्रस्तुत होगी। आपका दिन शुभ रहे, क्योंकि बहुत समय हो गया है, और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे मुझे पता है, लेकिन कमेंट अवश्य करिएगा कि आप बताएं कि हम जो आपको ये करा रहे हैं वो आपको कितनी उपयोगी है, और कितनी अच्छी लग रही है या गलत लग रही है, जैसा भी आपको ठीक लगे वो मुझे बताएं। और हमारी टेस्ट सीरीज या हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है दोस्तों, गारंटी के साथ हम नेट क्वालिफाई की गारंटी दे के आपको नेट क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा पैसे वापस। हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, आप उस इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उस नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि
100% गारंटी, अगर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं फिर कल।